सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे है, 6.5 अंक नीचे, 7.5 अंक नीचे है। हालांकि एफआईएस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच की हमने बात की थी ब्रेक से पहले, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट अगर आप देखें आज डेफिनेटली बाजार के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ नकारात्मक फैक्टर्स, पहला इन्फोसिस और वॉकहार्ट जिस पे पहले से एक शॉक लग चुका है, शायद दूसरे शॉक के लिए तैयार है। मेरे साथ सुमित है न्यूज़रूम से बात करने के लिए। पहले तो इन्फोसिस पे सुमित बताइए क्या नेगेटिव खबर आ गई आप? अब नतीजों के बाद से ही स्टॉक बढ़ा, अगर आप देखें टूटा भी था तो 1062 का लेवल जो है सुमित, ये भी क्या खतरे में अब? शुक्र है वीरेंद्र। देखिए न्यूज़ फ्लोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं स्टॉक के लिए। पहली और एक अहम खबर जो आ रही है वो ये कि आरबीएस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन की वजह से हो सकता है इन्फोसिस को करीब 3000 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़े। दरअसल आरबीएस ने एक बैंक बनाने की एक योजना थी। उस बैंक का जो प्लान था उसको सेपरेट बैंक यूके में बनाने की बातचीत हो रही थी और उसको शेल्फ कर दिया इस प्लान को, जिसकी वजह से कंपनी को जो मिला वो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा जो है उसे कंपनी ने कैंसिल किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो करीब 30 करोड़ यूरो का ये कॉन्ट्रैक्ट था और आउट ऑफ विच क्योंकि 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट था और इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में से जो हिस्सा निकाला गया है वो करीब 4 से 5 मिलियन डॉलर, यानी कि करेंसी के हिसाब से देखें, इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 268 से 335 करोड़ रुपए के आसपास का जो कारोबार है उस पर एक असर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। कंपनी क्योंकि 29 से 30% के मार्जिन पे कामकाज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ स्टैंड लोन आधार पर, तो अगर स्टैंड लोन इनकम के मुनाफे पे ही देखें तो रफली 85 से 100 करोड़ रुपए के आसपास का असर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कंपनी यूके से करीब 26 से 30% के आसपास के जो कारोबार है वो डिराइव करती है, तो उस कारोबार के ऊपर भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक अहम चीज़ ये भी है कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कंपनी हो सकता है Q2 के अंदर भी अपनी जो गाइडेंस है उसको फर्दर डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज करते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी रिसेंटली कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस है 11.5 से 13.5% से घटा के 10.5 से 12% के आसपास किया है, तो हो सकता है अपनी एनुअल गाइडेंस को गोइंग फॉरवर्ड और घटाते हुए दिखाई पड़े। तो बाजार दो चीजों को लेकर यहाँ पे काफी हद तक नेगेटिव रहने वाला है। पहली चीज कंपनी के जो मुनाफे है उसके वो करीब 268 से 335 करोड़ रुपए के 85 से 100 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज कंपनी की जो सालाना गाइडेंस है उसको शायद डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया जाएगा, तो इन दोनों चीजों का असर नेगेटिवली इन्फोसिस के शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी इनफैक्ट अविनाश, पूरी खबर आपने सुनी है इन्फोसिस पर, डेफिनेटली ब्रेक्जिट प्राइमर का इफेक्ट इन्फोसिस पर आ सकता है। और जो सुमित ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, आरबीएस ने जो अपने प्लान शेल्व अब कर रहा है बैंक लाने के, ऐसा माना जा रहा है कि इससे करीब इन्फोसिस को $50 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली नेगेटिव खबर है और स्टॉक हमने देखा था कि अर्निंग्स के बाद से ही थोड़ा सा दबाव में रहा भी है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस खबर के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली ये खबर डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव है और आरबीएस का ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है डेफिनेटली थोड़ा बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। आई थिंक मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी हमको लग रहा है कि अगर इन्फोसिस अपना ओवरऑल एनुअल गाइडेंस अगर थोड़ा बहुत कम करती है तो मार्केट्स को शायद इससे ज़्यादा बड़ा धक्का मिलेगा। और मेरे ख्याल से ऑलरेडी आईटी सेक्टर में हमने देखा है कि लगातार फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद इन्फोसिस में एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज भी डेफिनेटली स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करेगा जब तक कोई मैनेजमेंट से कोई पुष्टि या क्लैरिटी आती नहीं है। ये आपने इन्फोसिस पे नेगेटिव खबर सुनी, लेकिन वॉकहार्ट पे एक और पूरी खबर है और इनफैक्ट नंबर्स जो है वो पैथेटिक रहे हैं। सुमित नंबर बताइए एग्जैक्टली और कितना डाउनसाइड पॉसिबल है सुमित इसके बाद? 8-10 पे अभी स्टॉक कारोबार कर रहा है। वीरेंद्र, वॉकहार्ट के लिए भी लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं। कंपनी के इस तिमाही के नंबर्स आए हैं ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी और अदरवाइज भी। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है उसमें जोरदार गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पर भी करीब 60% का एक डिप आया है। मुनाफा करीब 82% ये कंसोलिडेटेड मुनाफा है जो कि गिरा है। करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। इनकम फ्रंट पर भी जो आंकड़ा करीब 4.5% गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिली है। कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों में एक स्टीप फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा है। एबिटा की बात करें तो करीब 48% एबिटा वाइप आउट हुआ है। 85 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने एबिटा दिया है और एबिटा मार्जिन आधे हो गए हैं। 14.5% से गिरकर सीधे 7.5% के आसपास के एबिटा मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े। ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब 62% कंपनी का इस तिमाही में गिरा है। अब रीजन बताते हैं। सबसे पहली चीज, कंपनी की जो R&D स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा बड़ी है। कंपनी के टोटल खर्चे में से 10% हिस्सा जो है वो R&D स्पेंडिंग का होता है, तो अगर वो बढ़ा तो कंपनी के लिए सेटबैक है। दूसरा, कंपनी के बॉटम लाइन को
सपोर्ट मिला है अदर इनकम बढ़ने की वजह से, जो कि दुगनी हुई है, इस वजह से कंपनी के मुनाफे में थोड़ा सपोर्ट आया, वरना और ज्यादा गिरता। इसके अलावा कंपनी की जो ब्याज लागत है वो भी दुगनी हुई है, इस वजह से भी कंपनी का जो मुनाफा वो थोड़ा दबता हुआ या फिर गिरावट के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक गौरतलब चीज ये भी है, कंपनी का जो स्टैंड लोन मुनाफा है वो कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आई है, यानी कंपनी की स्टैंड लोन परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी की जो ओवरऑल सब्सिडीज हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब आई है, जिसकी वजह से कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से होता है वोकहार्ट के शेयर में भी दबाव आता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, दो फैक्टर्स और जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर। एक तो इनके यूएस और इमर्जिंग मार्केट से जो आए है ना, उसमें भी एक सब्सटेंशियल ड्रॉप है। अविनाश, आप वोकहार्ट के नंबर्स के बाद क्या कहेंगे? स्टॉक 19% बीते 20 दिन में टूट चुका है, यहाँ से कितना डाउनसाइड पॉसिबल है? आई थिंक वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि एक भारी गिरावट के बाद और थोड़ा गिरना काफ़ी पॉसिबल है। हमको लग रहा है कि करीबन 700 सवा 700 का लेवल वोकहार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि इन खराब नतीजों के बाद एक सेलिंग प्रेशर आज आपको देखने को मिले। यहाँ पे डेफिनेटली R&D कॉस्ट बढ़े, ये तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अदर इनकम का फैक्टर जोड़ ले तो मैं समझता हूँ कि कंसोलिडेटेड नंबर्स भी अगर प्योर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खराब है, क्योंकि अदर इनकम डेफिनेटली कोर एक्टिविटी से आता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें कोई इमीडिएट अपसाइड आएगा नहीं। मेरे ख्याल से एक 700-720 का लेवल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और कमजोर हो सकता है वोकहार्ट पोस्ट दिस वीक नंबर 700-720 तक के लेवल्स भी टच कर सकता है। फार्मा में ही एक और नंबर्स आए हैं, वो है सिप्ला के। अगेन यहाँ भी जो नंबर्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हैं वो 6% के आसपास डिप हुए हैं, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं कंपनी के वो 17% के आसपास रहे हुए हैं। अगर आप बीते साल के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखेंगे इस क्वार्टर के, तो वो करीब 28% के आसपास, तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी आते हुए दिखा है। हालांकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो काफी स्ट्रॉन्ग नोट्स पर आई है। उन्होंने कहा है कि वी आर ऑन द ट्रैक, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस फिस्कल की उन्होंने गाइडेंस शेयर की थी कि वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करेंगे या फिर एबिटा मार्जिन 17-18% के आसपास रहेंगे, उस गाइडेंस को उन्होंने इस क्वार्टर में मेंटेन किया है। तो जो एनकरेजिंग कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की, वो डेफिनेटली उसको एक थम्स अप दिया जाएगा, लेकिन नंबर्स कमजोर रहे हैं। और स्टॉक हमने देखा था कि पिछले बीते हफ्ते लगातार एक मुनाफा वसूली की चपेट में था। आपके कमेंट्स क्या हैं सिप्ला पर, ब्रजेश? देखिए, ओवरऑल अगर हम सिप्ला की बात करते तो 550-555 का एक जोन था, वो रेजिस्टेंस जोन था। हालांकि लास्ट वीक का अगर हम देखें तो लगभग 3-3.5% में इसमें गिरावट आई है। अगर अच्छे हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इट हैज़ अ नाइस सपोर्ट समवेयर अराउंड 475 to 485 जोन। तो अगर कोई 500 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली 475 का स्टॉप लॉस लेके आप इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप बाइंग करने की ही सलाह रहेगी फॉर द लेवल ऑफ 540-550। सो आई थिंक दैट कि राइट नाउ इट इज बीन ट्रेडिंग इन अ जोन ऑफ 550 to 475। तो जब तक 475 वॉलेट नहीं होता है तब तक तो मेरी सलाह रहेगी कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखे। 515 के आसपास में चले तो कोई भी अगर 500 के नीचे ट्रेड करता है तो 475 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिए। एक और अगर आप देखें जो आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा वो है OMCs। पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं, BPCL HPCL इन पर नजर रखिएगा, और साथ ही साथ जो क्रूड में तेजी है उसका एक असर आपको सीधे ONGC और केन इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, केन इंडिया स्ट्रॉन्ग, ONGC इन पुल बैक मोड, इन दो स्ट्रक्चर्स पर नजर रखेगा। जय ठक्कर हमारे साथ हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। जय, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। जय, अभी आप OMCs और अपस्ट्रीम कंपनियों के इस खेमे में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दी है? क्या इस वक्त बाय करें और किस चीज़ को अवॉइड करें? हाय, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वेल, OMCs में एक बहुत ही अच्छा रनअप देखने मिला है वीरेंद्र। BPCL हो, HPCL हो, IOC, और हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था IOC पर, जिसपे हमारे टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं इनफैक्ट, और उससे भी ज़्यादा हमें मूव देखने मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे डेली चार्ट्स पर ये तीनों ही कंपनीज पे एक 5 राइजिंग स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। सो वीरेंद्र, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, और ये एंटायर राइज जो हमें देखने मिली है उसका पूरा 38.2% रिट्रेसमेंट होगा। ऑन द फ्लिप साइड, जैसे आपने बताया कि केन और ONGC ये दोनों एक फोकस में रहेंगे बिकॉज क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो लास्ट 3-4 दिनों में अच्छे बढ़े हैं। सो आई थिंक ONGC में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ऑन दी अपसाइड आई थिंक वीरेंद्र, ONGC में लगभग हमें जो लेवल देखने मिल सकते हैं दैट कम्स टू अराउंड द लेवल्स ऑफ अराउंड 250-55। ऑन लोअर साइड जो सपोर्ट बनकर आ रहा है अब स्टॉक में, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है वीरेंद्र, वो 220 का।
जी, कुछ और स्टॉक्स जो खबरों में है उनमें एक लैंको इंफ्रा रहेगा। 35 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को बेचने की योजना है और सब्सिडरी को बेच सकती है कंपनी, तो लैंको इंफ्रा पर फोकस रहेगा आज। इलाहाबाद बैंक, सारे ही सरकारी बैंकों में खरीदारी हमने देखी थी प्रीवियस सेशन में, पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई नंबर्स। और इलाहाबाद बैंक पर खबर है कि बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दी है और करीब 2000 करोड़ जुटाने को लेकर फैसला मुमकिन है। तो इलाहाबाद बैंक पर भी पॉजिटिव खबर है, स्टॉक करीब 3% चला भी था प्रीवियस सेशन में। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर नजर रखें, कंपनी ने रेक्सट्रॉन रिकॉल की है। ड्राई शिफ्ट खराबी को ठीक करने की वजह से रिकॉल किया गया है और सितंबर 2014 से पहले बनी गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। इनफैक्ट M&M पर ही बातचीत कर लेते हैं। अविनाश, जो अभी ये खबर है रेक्सट्रॉन के रिकॉल की, ये डेफिनेटली सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक करने वाली खबर है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी फ्राइडे को मार्केट क्लोज होते होते, वो थी 2000 सीसी पर जो डीजल बैन लगा हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। वो डेफिनेटली एक काफी बड़ा रिलीफ है M&M, फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए। और इस खबर के बाद एक रिएक्शन स्टॉक्स हमने आते हुए देखा भी था। M&M पर खास तौर से आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कीपिंग इन माइंड कि इस बार के नतीजों में इंडिकेशंस मिले हैं कि जो रूरल डिमांड है वो इंप्रूव हो रही है, ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में एक सर्च देखा जा रहा है और इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो भी ग्रो कर रहा है। आई थिंक दीपाली, डेफिनेटली फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी कि 2000 सीसी के व्हीकल्स पे जो बैन था वो निकल गया है, हमने इमीडिएटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे देखा। पर मैं समझता हूँ कि जो कमेंट्री मैनेजमेंट से आई पोस्ट रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली काफ़ी इंकरेजिंग है, नॉट ओनली फॉर ट्रैक्टर बिजनेस बट यूवी बिजनेस के लिए भी। हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY17 काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से ये जो रेक्सट्रॉन की न्यूज़ है जहाँ पे थोड़े से व्हीकल्स रिकॉल किए गए, ये इसका इम्पैक्ट शायद ज़्यादा आज आपको मार्केट्स में इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका ओवरऑल वॉल्यूम अगर ओवरऑल बास्केट साइज में देखे तो काफ़ी कम है। हमको लग रहा है कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो ये ऑटो स्पेस में काफी अच्छा स्टॉक दिख रहा है। इस बीच एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जिनमें आप शायद स्ट्रेंथ खोज सकते हैं। देखिए HDFC 33 रुपये ऊपर, ये स्टार प्राइस परफॉर्मर था शुक्रवार का। ब्रजेश, आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है? इट्स अ लॉन्ग ओनली स्टॉक, आप इसे खरीद सकते हैं या फिर से दूर बैठ सकते हैं, लेकिन 1382 पर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? देखिए वीरेंद्र जी, डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों पे ही ये हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन ट्रेड कर रहा है। जब तक 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो सलाह यही रहेगी कि चांसेस है कि ये नया आपको एक टॉप देखने को मिले। इमीडिएट बेसिस पे 1340 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो मोजन सर या कोई डिप समवेयर अराउंड 1370 अगर आता है तो 1340 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करने की ही सलाह रहेगी। ऑन द चार्ट इट लुक लाइक ये वीक में एक बार हो सकता है कि आपको 1420 1440 के भी लेवल आपको देखने को मिले, तो आई थिंक चांसेस है कि ये नया टॉप 52 वीक टॉप बनाएगा ही। स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स में HDFC का नाम गिना दिया मैंने, मैं 2-3 स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स की और बात कर लेता हूँ जहां से मजबूती इंडेक्स को मिल सकती है और जो फ्लेवर रह सकते हैं। एक आप पावर ग्रिड को देखिए, स्लो बट स्टेडी 178 जय। मैं वाकई इस स्टॉक को देख के लगता है कि अभी भी दमखम बाकी है इसमें, और जो पैटर्न आपकी स्क्रीन पर है वो मेरे को विजिबल है, ऑलमोस्ट इट्स अ बुलिश फ्लैग। क्या कहते हैं, पैसा बनेगा जय इसमें? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट जो हिसाब से इसने ऑल टाइम हाई बनाया और प्रीवियस हाइस को उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है 2007 के हाइस के ऊपर, अब जब तक वो उसके नीचे नहीं आएगा, दैट इज 167 एक बहुत ही अहम सपोर्ट बन चुका है जो पहले रेजिस्टेंस था। आई थिंक जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। जो ऑन दी अपसाइड में लेवल्स देख रहा हूँ वीरेंद्र, दैट कम्स टू अराउंड 187 एंड उसके बाद 193। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहूँगा वीरेंद्र कि ऑन द लोअर साइड सपोर्ट बन रहा है करीबन 159 के आसपास, होल्ड कीजिए और राइड करते रहिए अपवर्ड मोमेंटम। जो मिनिमम टारगेट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बनकर आ रहा है वीरेंद्र, काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स है और 218 के बन रहे हैं जी। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो चेंजेस होंगे फ्रॉम 30 सितंबर, उसके बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। सितंबर 30 से निफ्टी नेक्स्ट 50 में आरकॉम और RAC दो स्टॉक से इनको बाहर किया गया है और जगह दी गई है इंडिगो और साथ ही साथ पिरामल एंटरप्राइजेस पर। ये दोनों ही स्टॉक्स को इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, तो डेफिनेटली शायद एक्शन में रहें पॉजिटिव फ्रंट पर इंडिगो भी और पिरामल एंटरप्राइजेस भी। और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन और REC के अलावा आदित्य बिरला नूवो को, इन तीनों ही स्टॉक्स को NSE निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। वहीं इलाहाबाद बैंक, जस्ट डायल और सिंडिकेट बैंक को निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि 30 सितंबर से एप्लीकेबल होंगे, लेकिन इंडिगो और पिरामल एंटरप्राइजेस ये दो स्टॉक शायद आज रहे एक्शन में पॉजिटिव फ्रंट पर, क्योंकि इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह मिली है। कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों में हैं उनको भी देख लेते हैं। आप नजर रखें आज के सेशन में यूनियन बैंक पर भी। यहाँ भी खबर है कि इंडिया रेटिंग ने कंपनी के बॉन्ड की रेटिंग बढ़ाई है और 2000 करोड़ के बॉन्ड है जिनकी रेटिंग को इंप्रूव किया गया है।
पूरा ही PSU चंक अच्छी खरीदारी के साथ क्लोज हुआ था फ्राइडे को, फिर चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, जहां पर एक अच्छा अपसर्ज हमने प्रीवियस सेशन में आते हुए देखा था। तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही दो और स्टॉक्स जो जहां पर नतीजों का असर दिखेगा उन पर उनके बारे में अपडेट दे देते हैं। वो है एक मार्क्सन्स फार्मा और रॉकेट फार्मा। दोनों ही कंपनियों के नंबर्स काफी वीक आए हैं और शायद सेंटिमेंट्स आज इन दोनों स्टॉक्स में वीक रहे। 80% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी मार्क्सन्स फार्मा की डिप हुई है और रॉकेट फार्मा की प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 70 to 80% का डाउनसाइड देखा गया।